हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, मैं आपके लिए संडे स्पेशल में हिंदी व्याकरण की क्लास लेके आऊंगी। ठीक है, आज ये अपनी पहली क्लास रहेगी और हर एक क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बनेंगे वो हम कंप्लीट कर लेंगे भाई एक ही क्लास में। और ये क्लास आपको हिंदी व्याकरण के हर संडे को मिलेगी। ठीक है, तो भाई हम पहला चैप्टर करेंगे अपना हिंदी व्याकरण का, वर्ण एवं वर्णमाला। ठीक है, वर्ण एवं वर्णमाला करेंगे। ठीक है, वर्ण आपको पता है ना भाई, जो थोड़ा सा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, फिर हम जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चनों को कर लेंगे। मैं थोड़ा इसकी थ्योरी आपको बता देती हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, क्या है? जिसके और खंड ना हो उसको क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं भाई? वर्ण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं भाई? व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, 6 नहीं 7 और है। ठीक है, इसको मिलाने के बाद कितने हो जाएंगे? देख लो आप, 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब टोटल वर्ण कितने होंगे? हो गए हैं भाई हमारे 53 हो गए हैं अब फिलहाल। और भाई एक अयोगवा भी होता है, स्वर व्यंजन से अलग अयोगवा भी एक वर्ण होता है। ठीक है, इसमें अनुस्वार, ये बिंदी लगी होती है, इसको कहते हैं। और ए के पीछे ये दो बिंदी लगी होती है, इसको कहते हैं विसर्ग कहते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं भाई? ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र बोली जाती है उसको स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ए, आ, ऐसे लिख लिया करो। ई, उ, ऊ, री, फिर ए, ओ और औ। तो ये 11 हमारे पास स्वर रहेंगे। ठीक है, स्वर के भी प्रकार आपको पता है, चार प्रकार होते हैं स्वर के। एक तो समय और मात्रा के अनुसार, दूसरा जीव के अनुसार, तीसरा ओष्ठ के अनुसार, चौथा है मुखाकृति के अनुसार। ठीक है, समय और मात्रा के अनुसार हर्षव स्वर होता है, दीर्घ होता है और प्लुत स्वर होता है। जीव के अनुसार अगर मध्य, पश्चिम, ओष्ठ वर्तानुकार, ठीक है, और अवृत्ताकार भाई। ठीक है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और मुखाकृति के आधार पर होता है विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, अर्ध संवत और संवत स्वर भाई। ठीक है, मात्रा के आधार पर मैंने आपको बता दिया, हर्षव, दीर्घ और प्लुत होते हैं। हर्षव किसे कहते हैं? ये मूल स्वर होते हैं और एक मात्रिक स्वर भी इनको कहा जाता है। हर्षव स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हर्षव स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जिनके उच्चारण में हर्षव से ज्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है उनको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं भाई। ठीक है, और हमारी हिंदी में हर्षव और जो दीर्घ स्वर है यही ज्यादा पूछे जाते हैं। पुलुत स्वर संस्कृत में ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हर्षव स्वर हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। ठीक है, ये हर्षव होते हैं। और दीर्घ कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ओ औ। ठीक है, ये होते हैं दीर्घ। और प्लुत कौन सा आता है? ये ओम वाला होता है ना, ये वाला होता है। फिर उसके बाद जीव के आधार पर भाई, जीव के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं स्वर, अगर, मध्य और पश्च। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अगर स्वर कौन कौन से होते हैं? जो जीव के अगले वाले भाग से बोले जाते हैं उसको अगर स्वर कहते हैं, जैसे ई और ई। ठीक है, ए और री, छोटी बड़ी, छोटाए बड़ाए और री। ये
अगर स्वर होते हैं, ये जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, आप बोल के देख सकते हैं। फिर है मध्य स्वर, ये जीभ के बीच वाले भाग से बोले जाते हैं और ये मध्य स्वर में ए आता है। ठीक है। पश्य स्वर जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं, उसमें आ, उ, ऊ, ओ और अव होता है भाई। ठीक है, ये होते हैं। फिर जो ओष्ठ है, इसके दो प्रकार आपको बताए थे मैंने, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जो वृत्ताकार है उसमें उ, ऊ, ओ और औ। ठीक है, वृत्त के अनुसार हमारे होठ बन जाते हैं इसमें। अवृत्ताकार में ए, ई, ए, आ, ई, री और ए। ठीक है, ये अवृत्ताकार होते हैं। और फिर मुखाकृति के आधार पर मैंने आपको बताया था विवर्त स्वर, जो भाई खुला हुआ होता है यानी ओपन। ठीक है, उसमें आ, देखो हम आ बोलते हैं तो हमारा मुंह क्या होता, खुल जाता है, उसको क्या कहते हैं, विवर्त स्वर कहते हैं। फिर अर्ध विवर्त स्वर यानी हाफ ओपन, जैसे ए, ओ। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, आधा मुंह खुला रहता है। और अर्ध संवर्त में हाफ क्लोज यानी आधा मुंह क्या है, बंद हमारा। इसमें ए और औ होते हैं। ठीक है, और समविवर्त में इसमें ई, उ और उ होते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और है, बस वही बताऊंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं आप सभी को पता भाई, ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसको व्यंजन कहते हैं। सपर्श व्यंजन हमारे पास कितने हैं, 25 होते हैं, और इनको भाई सपर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, फिर अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, य, र, लव। जो य, र, लव होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, स और है, ये हमारे पास ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये भी 4 ही होते हैं। और ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा भाई, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है ऊष्म व्यंजन को। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन होते हैं वो अक्षय, त्रय, श और श्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये भी 4 होते हैं। फिर ड और ढ होता है, ये द्विगुण होता है भाई, इसको ही उत्क्षिप्त भी कहते हैं, नवीन विकसित ध्वनि भी इसको ही कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन जो है वो किस किस जो व्यंजन है इनसे मिलकर बनते हैं। तो भी श, क और श से मिलकर बनता है, ये पूछे जाते हैं, ये दे दिया जाएगा और पूछ लिया जैसे इससे कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है। त प्लस में र, ज प्लस में इया और श बनता है भाई श प्लस में र, और श बनता है, सॉरी भाई, एक मिनट, ये वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ये बनता है श और र से, और ग बनता है ज और यहाँ से। ठीक है, फिर हमारे पास जैसे ये रह ले हुए थे ना, ये रह ले हुए, ठीक है, वैसे इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लेकिन इनके जो ये है इसका अलग नाम है, रह है इसका अलग है, ल है इसका अलग है, वह है इसका अलग नाम है। तो जो ये है, ठीक है, ये और वह, जो ये और वह है, इसको भाई हमारी हिंदी में अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। र को क्या कहते हैं, लुंठित स्वर, क्या कहते हैं, लुंठित स्वर कहते हैं भाई र को। ठीक है, ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक स्वर। ये पेपर में ये जो क्वेश्चन आएंगे इनमें सभी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको करवाने लग रही हूँ, क्योंकि उस समय हम जल्दी जल्दी कर लेंगे हमारे क्वेश्चन भाई। फिर जो वर्ण है इसका उच्चारण आप सभी को पता है भाई। ठीक है, उच्चारण एक तो भाई कंपन के आधार पर होता है, एक प्राणवायु के आधार पर होता है। ठीक है, कंपन के आधार पर होता है उसको घोष कहते हैं हम। ठीक है, और कंपन के आधार पर 2 प्रकार से क्या है, वर्णों का उच्चारण होता है, एक घोष, सघोष। ठीक है, पहला और दूसरा अघोष होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ स और स, ये अघोष में आएंगे। सघोष में भी पहला दूसरा वर्ग इसमें आ गया,
और तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सघोष में होते हैं। और यह, र, ल, व और है, ठीक है, ये सघोष में होंगे भाई। उसके बाद जो प्राणवायु से जब हम उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु से जो कंपन होता है या प्राणवायु हमारी जैसे निकलती है, तो उससे भाई जैसे दो होते हैं इसमें भी, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण भाई। ठीक है, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, ठीक है, ये, र, ल, व, ये और जितने भी स्वर होते हैं ये सभी अल्पप्राण में आएंगे। ठीक है, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग होता है, और श और स ये महाप्राण में आएंगे भाई। ठीक है, अब इनके जो उच्चारण स्थान है वो हम देखते हैं। उच्चारण स्थान में भाई मैंने ट्रिक बना रखी है। 5 हमारे पास उच्चारण स्थान है: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। ठीक है, जो कंठ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसकी ट्रिक क्या होगी? अकुह विसर्ग नाम कंठा। ठीक है, अकुह विसर्ग नाम कंठा। चलो भाई, मैं ये तो मैं आगे करवा दूंगी आपको, इसमें भी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि मुझे लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा वर्ग भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज की अपनी क्लास का, पहला क्वेश्चन है, लेसन का क्या नाम है? वर्ण एवं वर्णमाला। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है। ठीक है, कंठ ध्वनि हमें बतानी है। तो कंठ ध्वनि में अकुह विसर्ग नाम कंठ है, तो ए और कु आ गया, यानी क वर्ग सारा और है। ठीक है, देखो ए यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना है, तो क है, क वर्ग सारा। क वर्ग में कौन कौन आएगा? क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, ये आएंगे भाई। तो हमारा डी आंसर बिल्कुल ठीक है। कंठ ध्वनि क्या है? क है इसमें। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। क कंठ ध्वनि है। वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधित विवरण देखते हैं। देखो भाई, ये लिखा गया। अब मैं यहाँ पे आपको इनकी ट्रिक बता देती हूँ। उच्चारण स्थान और वर्ण, कंठ ध्वनि क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, कंठ ध्वनि की अभी मैंने क्या बताई थी ट्रिक? किसी भी बच्चे को लिखनी है तो आप लिख सकते हो। ए कु है, विसर्ग नाम कंठ है। ठीक है, ए यहाँ पे ए लगा लेते हैं और है लगा लेते हैं। ए और आ दोनों आ जाए। ठीक है आ जाए, और विसर्ग है ना, विसर्ग ए के पीछे विसर्ग, तो ये सभी कंठ, कंठ जो है हमारा उच्चारण स्थान इसमें आएंगे। देखो ए आ गया। कु का जैसे क है, इसके नीचे ऊ की मात्रा लगी है, ये ट्रिक है। क के नीचे ऊ की मात्रा लगी है तो क वर्ग हमारा सारा, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, इसके बाद है आ गया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर विसर्ग आ गई, ये लिख दी भाई विसर्ग। ठीक है, ये हमारी ट्रिक कंठ है उसकी। ठीक है, जो कंठ उच्चारण है उसकी ध्वनि है। जो तालव्य है, ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? ईचु यशा नाम है तालव्य। क्या है? तालव्य की ईचु यश नाम तालव्य। तो भाई देखो, छोटी ई और बड़ी, तो मैं पीछे लिख रही हूँ, यहाँ पे नहीं लिख सकती। ई, छोटी ई और बड़ी। ठीक है, यह और श तो यहाँ पे लिख रखे हैं पहले ही। और च है, च के नीचे ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए च का हमारा सारा वर्ग। तो च, छ, ज, ज, इया और श और ये आ गया। और ई है ना, तो बड़ी ई और छोटी दोनों ही आएगी। तालव्य की क्या ट्रिक है? ईचु यशा नाम है तालव्य। अब है भाई मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या है? रीटू रसा नाम। ठीक है, क्या भी? रीटू रसा नाम वाले सारे शब्द क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। तो भाई एक तो री, ठीक है, और देखो ट है, ट के नीचे ऊ, यहाँ पे री लिख लेते हैं। ठीक है, री और ट के नीचे ऊ आ गया तो ट वर्ग कंप्लीट। ट, ठ, ड, ढ, ण और र और श, तो श यहाँ पे पहले और र बाद में है, तो रीटू रसा नाम है मूर्धन्य। दंत की क्या है? तुलस। ठीक है, तुलस करेंगे हम दंत की। त के नीचे ऊ है तो त वर्ग हमारा कंप्लीट। त, थ, द, ध, न और ल और स, ये आ गया ल और स। ओष्ठ है, ओष्ठ की हम करेंगे उपू। क्या करेंगे? उपू, ऊ। ठीक है, दोनों ऊ आ जाएंगे, छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ भी। और पै के नीचे ऊ की मात्रा है तो पै वर्ग कंप्लीट। पै, फै, बै, भै, मै। ठीक है, तो ये है हमारे उच्चारण स्थान और उनकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है बच्चे, आप नोट कर सकते हो इसको।
क्योंकि हमारे बहुत काम के पेपर में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकली हवा से उनमें कंपन होता है, क्या कहलाती है भैया? तो नासिकीय ध्वनि कहलाती है, काकल्य स्पर्शी ध्वनि कहलाती है, घोष ध्वनि कहलाती है, महाप्राण ध्वनि कहलाती है। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा, घोष ध्वनि कहलाती है। ये परिभाषा है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वे घोष कहलाती है। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होती है? घोष ध्वनियां होती है। और घोष ध्वनियों को ही सघोष ध्वनि भी कहा जाता है, घोष या सघोष, मैंने आपको ऊपर भी बताया है, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, ठीक है। और ये रेलेवे और है, ठीक है, ये सभी क्या है? सघोष ध्वनियां होती है। और इनके साथ साथ स्वर, ये आगे स्वर भी सारे सघोष ध्वनियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान हमें बताना है। तो ध किस में आएगा? ध किस में आएगा भाई बताओ? तय में ना, तय थ द ध न। तो तय की क्या थी? तुलस, ठीक है, तय की तुलस थी ना, तय थ द ध न और ल और स, और तय को दंत, ठीक है। ये आंसर अपना ठीक रहेगा। ऐसे ही आपको ट्रिक करनी है। यहां से देख लेते हैं, हिंदी के व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है। अब तो भाई इनकी निम्नलिखित श्रेणियां स्पर्श अंतस्थ उष्म है। ये कंठ, तालु, मूर्धातंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, ठीक है। ये आ गया भी, कै वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, त वर्ग दंत से बोला जाता है, प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। और ये हमारे वर्ण है भाई, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? ठीक है भाई, अयोगवाह इनमें से कौन से दो वर्ण कहलाते हैं? तो ए आ, ए ई, इया, सॉरी ए री, या आ ए, या ए और है। तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। ए और है वर्ण अयोगवा कहलाते हैं। अयोगवा ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवा कहते हैं। भाई जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में एन अनुसार, सॉरी अनुस्वार ए एवं विसर्ग अह अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास नाक से निकलती है। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आता है। कब आता है अनुस्वार? हमेशा ही स्वर के बाद आएगा। हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है। कितनी है भाई? 2 है। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। ठीक है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का भी व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? भी व्यवहारिक और अनुशासित, तो वो भाई क्या कहलाता? पद कहलाता है। सी आंसर ठीक रहेगा अपना। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्गों का समूह पद कहलाता है। ठीक है, किस किसके भी? व्याकरण के नियमों के अनुसार, ठीक है, व्याकरण के नियम है, उसमें विभक्ति है, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। यह परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी भी, पेपर में पूछी जाती है, परिभाषा दे के पूछ लिया जाएगा भाई इसका आंसर क्या है ऑप्शन में। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनियां है क्या भी? अघोष महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी है? तो मैंने अभी ऊपर आपको पहले क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताया था अघोष प्राण ध्वनियां कौन कौन सी है। वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, और श, स और सैव, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें तो भाई 2 हो गई है, ख, क, द और ध। देखो भाई क और ख दोनों आएंगी इसमें। इसमें ओ सॉरी भाई, सॉरी, क्योंकि महाप्राण पूछ रखे इसमें, साथ में अघोषी पूछ रखा है और महाप्राण भी।
अघोष तो पहला और दूसरा हो गया, ठीक है। तो पहले में ये भी आएगा, ये भी आएगा, दूसरे में ये रहा, और महाप्राण दूसरा और चौथा, ठीक है। दूसरा चौथा ख है, इसमें ख है ना, दूसरा चौथा, तो क ख, ख दूसरा महाप्राण, ठीक है, ख दूसरा अघोष भाई, तो ख आंसर अपना ठीक रहेगा, यानी ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अघोष महाप्राण ध्वनिया ख है, ठीक है। अघोष भी और महाप्राण ध्वनि क्या है, ख है। अल्पप्राण जिस वर्ण को बोलते समय कम वायु निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं, जिसका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य र ल व और जितने भी हमारे स्वर है वो सभी अल्पप्राण कहलाएंगे। महाप्राण जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु निकले महाप्राण कहलाता। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण श स है, महाप्राण कहलाते हैं भाई। घोष, घोष को सघोष भी कहते हैं भाई। जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां झंकृत हो घोष या सघोष कहलाता। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या य र ल व और है और सारे स्वर घोष कहलाते हैं। अघोष जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां कंपित न हो अघोष कहलाता। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग और श स है, स अघोष कहलाते हैं भाई। है क्या है, सघोष में चला जाएगा और श स रह जाएंगे यहाँ पे। आगे है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था पहले। तो अंतस्थ हमारे य र ल व है भाई, य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। डी आंसर अपना ठीक रहेगा। और भाई क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे होते हैं लेकिन आप देखते नहीं है भाई। अंतस्थ व्यंजन कौन से है, य र ल व है। य और व को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया है। र को क्या कहते हैं, लुंठित स्वर, लुंठित व्यंजन कहते हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ये पेपर में पूछे जाते हैं भाई, र को क्या कहते हैं, कौन सा व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं, अर्ध स्वर किसको कहते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। च छ ज जिया तालव्य होता है, ये सफल संघर्षी भी कहलाते हैं, ठीक है। तालव्य होता है और ये सफल संघर्षी भी कहलाते हैं। तय थ द धन है, दंत व्यंजन होते हैं। प फ ब भ ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। कैसे मैं तक जितने भी व्यंजन होते हैं हमारे वो सफल व्यंजन कहलाते हैं। वह क्या होता है, ये दंतोष्ट व्यंजन होता है, ठीक है। यहाँ पे भाई थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी आपको, ठीक है। दंतोष्ट तो हो गया आपको दंत, और जो ओठ, जो दंत और होठ से मेल से बोले जाते हैं, दंत और होठ के मेल से बोला जाता है, वो क्या होता है, वह होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और कंठ तालु, यानी कंठ और तालु के मेल से जो बोले जाते हैं वो है ए और ए, ठीक है। और कंठोष्ठ, ठीक है। कंठोष्ठ कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ओ और औ, ठीक है। जो कंठ से भी बोले जाते हैं और ओठ से भी मिलके इनकी आती है भाई साउंड। अगला क्वेश्चन है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, क्या भाई इनमें से एक शब्द ऐसा जिसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो पापा, बाबा, मामा, चाचा। तो देखो पापा है यहाँ पे, तो पा पै किस में था, ओष्ठ में था, पै फै बै बै में, ठीक है। बा, बै भी इसमें था, बै था ना, पै फै बै, तो ये भी ओष्ठ में आ गया। मैं भी ओष्ठ में था, लेकिन च ये ओष्ठ में नहीं है भाई, ठीक है। तो एक इसमें ये तालव्य में है। च छ ज जी इया, च छ ज जन इया भाई, ये तालव्य में रहेगा। तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा यहाँ पे। डी आंसर ठीक है। तालव्य ध्वनियों का प्रयोग चाचा शब्द में हुआ है। तालव्य ध्वनियों का सूत्र है, देखो मैंने अभी पहले ही आपको बता दिए इनके सूत्र, अब यहाँ पे बुक में भी लिखे हुए हैं। तो ईचु यशा नाम है तालव्य, ठीक है। ईचु यशा नाम तालु है, अर्थात तालव्य ध्वनियों में ई छोटी बड़ी, च छ ज य और श वर्ण आते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ठीक है। अकु है विसर्ग, बस इतना ही याद कर लेना जो मैंने वहां पे लिखवाया था। इसमें छोटा है, बड़ा, क ख ग गड़ है और ये कंठ ध्वनियां हैं। तो रीटू रशा नाम है मूर्धन्या, तो री ट ठ ड ढ न वर्ग आ गया और र और श आ गया इसका। देखो लिरी तुलस नाम, देखो जो लिरी होता है ये हमारे पास वर्ण नहीं है, ये संस्कृत का वर्ण है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं भाई। लेकिन फिर भी अगर आपको याद करना तो आप कर सकते हैं। लिरतुल लशा नाम है दंता, तैथ है द धन है
ल और श। अब देखो मैंने याद करवाया था आपको उपू, ठीक है, उपू बताया था ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर पै के पीछे ऊ की मात्रा तो पै फै बै बै मैं, ठीक है, ये उपू यानी ओष्ट हो गए भाई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो भाई 11 वर्ण और 35 व्यंजनों को स्थान दिया है। सी आंसर ठीक है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दी थी परिभाषा ये। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानक स्वरूप निर्धारित किया गया, जो इस प्रकार है। तो ये है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं स्वर हमारे ये रहे, ठीक है। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में री, लिर तथा लिट भी सम्मिलित है, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया, स्थान नहीं दिया गया। अब इनको मूल व्यंजन देख लेते हैं, ये रहे, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। यहाँ तक सपर्श व्यंजन है, फिर ये हमारे अंतस्थ है, फिर ये उषम है। ड और ढ, ड और ढ मैंने आपको बताया था द्विगुण या उत्सित या नवीन विकसित ध्वनियां होती हैं, रूप में की ध्वनियां हैं। इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर 35, ठीक है, व्यंजन है भाई। और एक व्यंजन और जुड़ा है, ठीक है, वो जैसे तमिल लिखते हैं ना, तमिल, तो जैसे ल होता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे है वो। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर है। तो अ और आ स्वर क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। अ कु है विसर्ग नाम कंठा, तो अ कु है, तो अ कु है विसर्ग, तो क्या है कंठ। तो अ और आ जहां भी आ जाते हैं, ठीक है, उनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ रहेगा। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। ये रहा भाई, उच्चारण की दृष्टि से अ और आ कंठ स्वर है। कंठ अ आ क ख ग घ ठीक है और अइया विसर्ग भाई, ठीक है। ये बार बार मैं नहीं करवा रही, क्योंकि मैंने आपको सभी को ये बता दिए। सभी देखो, ये संयुक्त भी आ गए हैं, सारे करवा दिए थे मैंने आपको। सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं या अल्पप्राण होते हैं। तो जितने भी स्वर है वो हमारे अल्पप्राण में आएंगे वे। अल्पप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राण वायु बाहर निकले, उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है, ठीक है। इस आधार पर सभी स्वर तथा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा यह रह वर्ण अल्पप्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण क्या है, घोष भी है और महाप्राण भी है? क्या भाई, घोष भी है और महाप्राण। घोष कौन कौन से बताए थे मैंने, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह रह है, ये है। और महाप्राण दूसरा, चौथा और श और स, ठीक है, ये बताए थे मैंने आपको। अब इसमें देखते हैं तीसरा, जैसे स है, स तो महाप्राण में आ गया भाई, ठीक है, अल्पप्राण में तो नहीं है इसलिए कट गया, ठीक है। अब देखो तीसरा ना, क है ग, श है, श देखो इसमें पहले छाटते हैं, इसमें महाप्राण में लेकिन घोष में नहीं है। जो स है, जो भाई हमारे पास स है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है भाई, ठीक है, ना इसमें है ना इसमें है, ना इसमें आता, ठीक है ना। तो है बच गया, है क्या है ये, है हमारे पास क्या है, घोष महाप्राण है, तो डी आंसर ठीक रहेगा। प्रस्तुत वर्णों में है वर्ण, घोष और महाप्राण है। घोष सघोष ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। उदाहरण प्रत्येक वर्ग का भाई तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे क च त त प, ठीक है।
वर्ण सारे वर्ण य र ल व और है, ये किस में आते हैं? इसमें होश में आते हैं। महाप्राण में देखते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियां विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा समस्त उष्ण वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार है का उच्चारण करने में स्वतंत्र में कंपन होने के साथ ही प्राणवायु मुख द्वारा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए है सघोष महाप्राण ध्वनि है भाई। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग है। भाई इसमें हमें ऐसा शब्द बताना जिसमें उचित अनुस्वार है। तो अनुस्वार कहाँ पे लगता है भाई? तो कहाँ पे लगता है? स्वर से पहले लगता है, ठीक है, सॉरी स्वर के बाद लगता है अनुस्वार, ठीक है। जैसे ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे लग गया बाद में। तो इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे न आया है लेकिन नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा भाई, क्योंकि ऊपर बिंदी लगती है ना अनुस्वार की। तो यहाँ पे भी नहीं है, तो संयुक्त में है, तो सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। संयुक्त शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। देखो अनुस्वार किसको कहते हैं? जो ऊपर बिंदु लगती है इसको अनुस्वार कहते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कनक, कनक। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया? तो शब्द को माना गया भी सार्थक लघुत्तम इकाई। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो कैसी है भाई? छह। तो छह कैसी है? च छ जय जय या, ठीक है। तो ईशु यशा नाम है तालव्य, च वर्ग आता ना ईशु तालव्य भाई, ईशु यशा नाम, तो च तो किस में है? तालव्य। तो तालव्य हमारी भाई सी आंसर ठीक रहेगा। और भैया आपको याद ही करने पड़ेंगे, उच्चारण स्थान जो है आपको याद करने पड़ेंगे, तभी हम इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इनकी ट्रिक भी है। तो उच्चारण के आधार पर छह तालव्य ध्वनि है, उच्चारण स्थान सूत्र और इनका वर्ग देख सकते हैं। कंठ है, अकु है, विसर्गजनीय नाम, भाई ऐसे मत करो, बस ये करे ना, अकु है विसर्ग नाम कंठ है। तो ए आ और विसर्ग तथा क वर्ग एम क्या भाई? है भाई। तो ये क्या है? ये कंठे रहेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ट्रिक लिखवाई थी ना, वो कर लेना आप। है तो ये ही सेम, तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है। तालव्य, इचु यशा नाम है तालव्य, छोटी बड़ी च वर्ग कंप्लीट और ये और श तालव्य में है। मूर्धन्य रीटू रसा नाम है मूर्धा, तो री तथा ट वर्ग कंप्लीट र और श, विषय यहाँ पे है र और श, ठीक है। दंते में तुलसाना, तुलसी, तुलसी याद कर लेना इसको, बस धीरे मत याद करना। तय वर्ग एवं ल और स। ओष्ट में उपू, उपू याद करना, इसको रहने देना। उपू में छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा और पै वर्ग कंप्लीट भाई, ये ओष्ट में आ जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से सपस संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है भाई 16वां, निम्नलिखित में से सफल संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। तो क्या है भाई सफल संघर्षी महाप्राण व्यंजन? ठीक है, सफल संघर्षी होने चाहिए और महाप्राण भी होने चाहिए भाई। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो च, जय, महाप्राण कौन सा था भाई? दूसरा और चौथा, ठीक है। देखो महाप्राण तो च तो नहीं है लेकिन सपस तो है, ठीक है। और जय, जय क्या है? तो तीसरा है, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, ये भी नहीं है। छह, ये दूसरा होता है, च छह दूसरा होता है ना। ठ, ये दूसरा होता है, ये भी दूसरा होता है, लेकिन सपल संघर्ष पूछा है तो छह है ये, ठीक है। तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। छह सपल संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। सपल संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में सपल का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे सफल संघर्षी कहलाते हैं। जैसे च छ जय या, ये सफल संघर्षी व्यंजन है, भी आपको ध्यान रखना है। सफल संघर्षी व्यंजन च छ जय या है। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। सफल व्यंजन के वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण
श है महाप्राण होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठोस्थ ध्वनि है, तो कंठोस्थ ध्वनि क्या है? तो अकुह विसर्ग नाम क्या है? कंठा। ठीक है, ए कुह विसर्ग नाम कंठा, कंठोस्थ ध्वनि पूछा है। तो कंठोस्थ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से जो ध्वनि निकली जाएगी। तो देखो ए, तो ये तो ओनली कंठ से निकल रही है। ई, ये तालव्य से निकल रही है। उ, जो ऊ है वो कहाँ से निकल रही है? वो निकल रही है ओठ से। और जो औ है, ओ है, ये निकलती है कंठोष्ठ से। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था भाई। तो ओ कंठोष्ठ ध्वनि है। तो देख लेते हैं उच्चारण स्थान स्वर ध्वनि, ध्वनि व्यंजन। ठीक है, तो देखते हैं कंठ से ए आ और विसर्ग, फिर ध्वनि व्यंजन से क ख ग घ ड़ और है, तालु छोटी बड़ी च छ ज इया ई ये और श तालव्य होते हैं भाई। ओष्ठ उ प प भ म और कंठोष्ठ है ओ औ। ठीक है, दंतोष्ठ कौन सा होता है? जो दंत, दांत और ओठ दोनों से बोला जाता है वो वह होता भी दंतोष्ठ। कंठोष्ठ यहाँ पे है ओ और औ। और कंठ तालु होते हैं, कंठ और तालु, कंठ तालु जिसको बोलते हैं, कंठ तालु होते हैं ए और ऐ में। ठीक है, ए और ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ठीक है भाई, हिंदी शब्दकोश में इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? पकवान, द्वार, त्राटक या क्षमा? तो पहले तो भाई क्षमा आएगा, क्योंकि आपको पता है जो श है ये हमारे पास क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और ये किससे बन के बना है? क और श से। ठीक है, फिर ये आ गया ना, क्योंकि क इनमें सबसे पहले आएगा, तो क्षमा आ गया पहले। इसके बाद त्र, ये भी दो से मिलके बना है, त आधा है और र, तो इसलिए ये आएगा पहले त्र। फिर द्वार आएगा। ठीक है, द्वार ऐसे लिखा जाता ना, द्वार। फिर पकवान आएगा भाई, तो अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा। सॉरी भाई, सबसे पहले पूछा था मैंने, तो वैसे ही आपको बना के दिखा दिया। सबसे पहले क्षमा आएगा इनमें से, तो डी आंसर ठीक है। हिंदी शब्दकोश में क्षमा शब्द सबसे पहले आएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम इस प्रकार, जैसे क्षमा, त्राटक, द्वार, फिर पकवान। भाई आगे है, भाई क्लास थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज आप इसको धैर्य से देखना। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? शब्दकोश की दृष्टि से भाई शब्दों का सही क्रम पूछा है। ठीक है, शब्दों का सही क्रम, कंठस्थ, कमल, कलई या कलंक, शब्दकोश की दृष्टि से। तो पहले तो देखो, सबसे पहले जिस पे अनुस्वार लगा होता सबसे पहले वही शब्द आता है, ये आप हमेशा ही ध्यान रखना भाई। ठीक है, और यहाँ पे देखो फिर है क है ना, फिर क के बाद मैं आएगा ना, ये क्या है? पंचमाक्षर है। फिर ले इसके ऊपर अनुस्वार आ गया, फिर बाद में ये आएगा, तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेंगे। और शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही अनुक्रम, जैसे कंठस्थ, कमल, कलंक, फिर कलई। आगे है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम हमें बताना है। ऊपर भी सही था ना? हाँ जी, सही था। ये भी सही बताना है हमें। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेश। देखो उत्कंठा दो में है, देखो अनुस्वार है ना ऊपर, तो पहले तो यही आ गया। फिर आधा अक्षर वाला आता है उत्क्षिप्त। ठीक है, फिर उद्योग है, फिर उद्वेग है, तो ए आंसर ठीक रहेगा। पहले उत्कंठा, फिर उत्क्षिप्त, फिर उद्योग, फिर उद्वेग। अगला क्वेश्चन है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाई जिससे हमें, जो हमें अर्थ बताती हो वह छोटी इकाई हमें बतानी है, जिससे हमें अर्थ का पता लगे। तो ध्वनि, शब्द, वर्ण, वाक्य। तो शब्द होती है भाई, बी आंसर ठीक है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। दूसरे शब्दों में कहे तो शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि एवं वर्ण दोनों ही का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। ना ध्वनि
का और ना वर्ण का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, पर व्यवस्थित ढंग से इनके संयोग से सार्थक शब्द का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो अनुनासिक व्यंजन है वो कौन से होते हैं, ये हमें बताने हैं। तो वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर या वर्ग का पंचमाक्षर। तो वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं, इनको पंचमाक्षर कहा जाता है। और इनको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ड, इया, न, न, म, ये होते हैं भाई पंचमाक्षर। हिंदी की सपर्श घोष महाप्राण ओष्ट व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, सपर्श घोष महाप्राण ओष्ट व्यंजन ध्वनियां हमें बतानी है। तो भाई देख लेते हैं। भ, ठ, थ, है। तो भाई भ इसमें आएगी। सपर्श घोष महाप्राण ओष्ट व्यंजन ध्वनियां, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। हिंदी में सपर्श घोष महाप्राण ओष्ट ध्वनि क्या है? भ है। इसको हम चार्ट से देखते हैं। सपर्श व्यंजन देखो ये रही भाई, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंतस्थ, ओष्ठ। तो अल्प प्राण अघोष कचट तप में आ जाएंगे। महाप्राण का ये आ गया छ, ख, छ, ठ, थ, प। ठीक है, दूसरा वर्ग था ना, दूसरा और चौथा वर्ग जो होता है वो महाप्राण का होता है। तो इसमें वर्ग लिख रखे हैं क, ख, ग, घ, ये और र। ठीक है, ऐसे लिख रखे हैं ये। देखो ये तो हमारे जो 33 सपर्श व्यंजन है वो है। ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे हैं उष्ण व्यंजन। ठीक है, अल्प प्राण यही कहलाते हैं, ये रह वे। महाप्राण श, स और है कहलाते हैं। ठीक है, अल्प प्राण घोष। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो घोष है वो पहला और दूसरा अघोष में आएगा। ठीक है, फिर सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष को ही घोष कहते हैं भाई। ठीक है, ये बात होगी। तो देखो पहला और दूसरा अघोष है ना, तीसरा चौथा गया। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है ना, अब हमें इसमें भेद को देखना जो इनमें सभी में है। ठीक है, वो हमें बताना है। तो ऐसे आ गया अल्पप्राण में तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा। पहला हो गया अल्पप्राण, फिर पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्पप्राण हो गए। ठीक है, महाप्राण दूसरा और चौथा भाई। ठीक है ना, ये हो गया। ये तो है ही अलग से हमारे पास। तो हमारा जो भय है ये सभी में आएगा, क्योंकि ये महाप्राण है। देखो ये रहा, यहाँ पे समस्त स्वर घोष व्यंजन होते हैं। तो भय बिल्कुल ठीक है हमारा, क्योंकि ये सपस घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ व्यंजन भी है, इसलिए भय हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ओष्ठ भी है ना, भय ये रहा, महाप्राण और घोष भी यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? मैंने करवाया था आपको, आ गया ना क्वेश्चन। कौन सा स्वर संवृत है? तो आ, ओ, ई या ए। तो कौन कौन से होते हैं संवृत स्वर? तो संवृत स्वर पूछा, इनमें से कौन सा है? तो भाई जो आ है ये तो विवर्त स्वर होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, और जो ओ है ये होता है अर्धविवर्त स्वर, और जो ई है ये हमारा संवृत स्वर है, और जो ए है ठीक है ये हमारा अर्धविवर्त स्वर है भाई। तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। ई स्वर संवृत स्वर है। मुख्य विवर्त के खुलने के आधार पर स्वर ध्वनियां 4 प्रकार की होती है। विवर्त ओपन आ, अर्धविवर्त हाफ ओपन ए ओ औ, संवृत यानी क्लोज ई ई ई ई ई उ उ, असंवर्त यानी हाफ क्लोज ए ओ गई सॉरी। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद करने हैं भाई। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है ये हमें बताना है। मूर्धन्य का सूत्र क्या बताया था मैंने? रीटू रसाना में क्या भी मूर्धन्य। तो रीटू यहाँ पे री है कहीं नहीं, तो देखो लिख देते हैं, पेपर में भी ऐसे लिख के करना आप ट्रिक को। मूर्धन्य की पूछे ना, रीटू रसाना में मूर्धन्य हो गया। तो री नहीं है यहाँ पे, तय है, तय के नीचे ऊ लगाने, तय वर्ग सारा। तो टैट है, डेड है, ये क्या है? मूर्धन्य रहेगी।
बी आंसर अपना ठीक है भाई। कंठ ध्वनिया क ख ग घ तालव्य च छ झ झ दंत त थ थ ध ओष्ठ प फ ध। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनिया नहीं है, नहीं है बताना भाई। च, च नहीं है भाई, च ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ईचु यशा नाम है, तालव्य है भाई। प है, भ है, म है, ये तीनों की तीनों ओष्ठ ध्वनि है। तो च में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, च तालव्य ध्वनि है, जबकि प फ भ भ म ओष्ठ ध्वनिया है भाई। आगे है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। जो मात्रा स्वर है इसको क्या कहेंगे हम, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। वर्ण, समरूप, रूप या शब्द। तो भाई समरूप या ग्रेफिम कहेंगे मात्रा स्वर को। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर जिनकी 10 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन 28वां, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है। जो प्राचीन है इसका विलोम शब्द हमें बताना है। तो नया नहीं भाई, प्रागैतिहासिक नहीं, पुराना नहीं, प्राचीन का अर्वाचीन। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल ठीक है। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन शब्द है। नया का पुराना विलोम होता है। उल्टे या विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। फिर क्वेश्चन आ गया, छह ध्वनि का उच्चारण क्या है। पहले भी हमने देखा था ये क्वेश्चन, छह ध्वनि का उच्चारण क्या है। ठीक है, तालव तो क्या है भाई, छह। तो छह किस में आएगी, च छ जय जन है। ठीक है, तो तालव्य आएगा इसका, इचु यशा नाम है तालव्य। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। शेष का विवरण इस प्रकार है। दंत में त थ द ध न ल और श तुलस आ जाएगा। ओष्ठ में उपु उपु और प फ भ में। तालव्य में इचु यशा नाम है तालव्य, ई वर्ग सारा कंप्लीट और ये और श। वर्तस्य स र ल ज ये अलग से भाई, वर्तस्य स र ल ज है ये अलग से। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन 30वां है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि नहीं है। जो तालव्य ध्वनि नहीं है वो हमें बताना है। तो इचु यशा नाम है तालव्य, यही था ना, इचु यशा नाम है तालव्य, तो ई नहीं है। च वर्ग कहाँ पे दिख रहा है, तालव्य ध्वनि च, तालव्य ध्वनि है भाई, है पूछा तो च ही है इसमें पहले। प नहीं है, प तो किस में आएगा, उपू में आएगा ना। उपू क्या होता है, ओष्ठ है। किस में आएगा, एकु है कंठ में आएगा। ल तुलस, ठीक है, दंत में आएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा पश्य स्वर है। मैंने आपको शुरुआत में ही करवा दिया था। ठीक है, इनमें से कौन सा पश्य स्वर है वो हमें बताना है। जो भाई पश्य स्वर है वो देखते हैं। जो आ है भाई, यही पश्य स्वर है। ठीक है, ई, जो ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए और री, ठीक है, ये क्या है, अगर स्वर में आएंगे। और जो ए है ये मध्य स्वर आएगा। ठीक है, बड़ी भी मैंने बताया था ना, अगर में ही आएंगे। छोटी बड़ी, छोटा ए, बड़ा ए और री, ये अगर स्वर में आएंगे। जो ए है वो मध्य स्वर में आएगा। और जो पश्च स्वर है उसमें आ, उ, औ आएंगे। ये नीचे भी यही सारा दे रखा है, देख लेते हैं व्याख्या में। उच्चारण में जीवा के भाग के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ये निम्नलिखित है। अगर स्वर ई ए, ठीक है, और री भी आ जाएगा भाई इसमें। मध्य में ए, पश्च स्वर में आ, उ, ओ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। ठीक है भाई, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है वो हमें बतानी है। संयुक्त व्यंजन हमें बताना है। तो कै, च, ट, ओ। तो कै जो है, कै और ये संयुक्त व्यंजन रहेगी। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। दी गई ध्वनियों में क्या संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में दो ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। यह कै में कै तथा यह का मेल हुआ है, कै स्वर रहित है तथा यह स्वर सहित है। च द्वित व्यंजन है भाई, क्या भाई, जो च है ये द्वितीय व्यंजन है, इसमें समान व्यंजन का मेल होता है। ट मूर्धन्य व्यंजन है, जबकि ओ संयुक्त स्वर है जो ए और ओ के मेल से बना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है।
अघोष ध्वनि पूछा भाई, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि मैंने आपको बताया था पहला और दूसरा वर्ग। पहला और दूसरा वर्ग क्या होते हैं? अघोष ध्वनि होती है। जो श और स और स है, ये होती है अघोष ध्वनिया। ठीक है, पहला और दूसरा। पहले में तो कचप टप लिख लेना सीधा, क च त त प। ठीक है, फिर दूसरा है ख छ ठ थ और फ, ये दूसरा होता है। तो देख लेते हैं इसमें भाई, दोनों प और फ जो है यही है भाई अघोष ध्वनिया। ये तो हो गया भाई उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। द और ध, ये तो तीसरा और चौथा हो गया। ठीक है, ग और घ, ये भी तीसरा चौथा वर्ण हो गया भाई। सी आंसर ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन श अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है भाई। प फ प वर्ग के है से संबंधित है, प्रथम व द्वितीय व्यंजन है, अतः अघोष है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में से एक नाम गलत है। ठीक है, तो इनमें से एक नाम गलत कौन सा है, ये हमें बताना है। ब्राह्मी, खरोष्टी, कुटिला, सारदा। तो भाई इसको नीचे देखते हैं, हम चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। खरोष्टी लिपि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में है, जबकि ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी से तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, जो खरोष्टी लिपि है देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है। कौन सी भाई? खरोष्टी भी आंसर रहेगा इसका। और इसका देख लेते हैं विकास कैसे हुआ। देखो, ब्राह्मी, ब्राह्मी से फिर गुप्त लिपि निकली, फिर कुटिल लिपि निकली, फिर कुटिल से दो देवनागरिक और शारदा लिपि निकली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है ये हमें बताना है। तो ग अघोष है। अघोष मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा होता है अघोष? पहला और दूसरा। ठीक है, तो ग है नहीं, भी ग तो तीसरा वर्ग होता है, इसलिए ये नहीं है। फ अल्परान होता है, पहला और तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्परान, और ये रेलेव है। ठीक है, ये अल्परान होते हैं। तो जो फ है, ये पैफ है, ये दूसरा है। पैफ है दूसरा वर्ग, इसलिए अल्परान भी नहीं है भाई। ठीक है, ये भी नहीं है, ना पहला ना दूसरा है। अब जो स है ये उष्म है। ठीक है, जो स है ये उष्म व्यंजन है भाई, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हमारा सी आंसर बिल्कुल ठीक है। और ठ सगोश, ये तो बिल्कुल गलत है। ठ सगोश नहीं है, क्योंकि ये दूसरा ही है। सगोश तो तीसरा चौथा और पांचवा होता है। स उष्म सुमेलित है, अन्य विकल्प सुमेलित नहीं है। इनका सुमेलन रूप इस प्रकार है, ग अघोष, फ महाप्राण, ठ अघोष। आगे देखते हैं 36वां, इनमें से उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन कौन कौन से है? श, स और है, ये उष्म व्यंजन है। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा नहीं है भी है, श भी है, स भी है और ल नहीं है भाई। ल क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन में आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं। तो महाप्राण ध्वनियां कौन सी है इनमें से? तो महाप्राण ध्वनियां दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक है, और श ये होती है महाप्राण ध्वनियां भाई। तो देख लेते हैं, क तो पहला होता है और ग तीसरा होता है। च पहला होता है, ठीक है, और ज तीसरा होता है। प पहला होता है और ब तीसरा होता है। ठीक है, ढ चौथा होता है, और जो ध है ये भी चौथा ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो 4 है ना, तो डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर किसी भी बच्चे को भाई ये वर्ग पहचानने में वो हो रही हो, तो अपने जितने भी स्पर्श व्यंजन है, यानी वर्गीय व्यंजन है, उनको आप लिख सकते हो। ठीक है, कचा टप लिख के आप लिख सकते हो। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको आप लिख के फिर इसका आंसर दे सकते हो भाई। ड ध्वनि, ठीक है, ड और ढ महाप्राण ध्वनियां हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण वायु प्रयुक्त होता है उसे महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। जैसे क, ग, च, ज, प, ब अल्पप्राण ध्वनियां हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्प प्राण वायु प्रयुक्त होती है, अल्पप्राण ध्वनियां कहलाती हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है। इनमें से भाई एक कथन सही है, वो हमें बताना कौन सा है। सभी स्वर सघोष होते हैं। जो सभी स्वर है वो सघोष होते हैं। ये तो आगे देखते हैं, सभी स्वर
अघोष होते हैं? नहीं होते, अघोष तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक पहला दूसरा वर्ग और श और है स होता है। सभी स्वर सघोष होते हैं और अघोष दोनों होते नहीं भाई, सभी स्वरों में घोष तव नहीं होता, ये गलत है। तो हमारा पहला ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, सभी स्वर सघोष होते हैं, यह कथन सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में सवा से स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। सघोष व्यंजन वर्ण के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन यह रलव है, इनके अंतर्गत आते हैं, अतः कथन सही नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन है वत्सरीय ध्वनिया के उच्चारण। तो क्या होता है देख लेते हैं। जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी परिभाग का स्पर्श करती है, यही बिल्कुल ठीक है, वही वर्तस्य ध्वनिया कहलाती है भाई, ठीक है। और वर्तस्य ध्वनिया कौन कौन सी होती है? न, श, र, ल, ये वर्तस्य ध्वनिया होती है। और भाई जो जीवा होती है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो भाई जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। आप बोल के देख लेते हैं, न, थ, र, ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है री ध्वनि है, री ध्वनि क्या है? तो उच्चित है, मूर्धन्य है, पार्श्विक है या संघर्ष है? तो ये मूर्धन्य ध्वनियां रहेंगी। री ध्वनि मूर्धन्य है, डेड है, उच्चित व्यंजन है यानी द्विगुण व्यंजन है, तथा पार्श्विक व्यंजन ल है। संघर्षी व्यंजन कोशम व्यंजन भी कहते हैं। स है वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह है? तो अयोगवाह कौन सी है भाई? ए और अह, सी आंसर ठीक रहेगा। ए और अह ध्वनियां योगवाह है। ए, आ, क, ख कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन या गौण व्यंजन कहते हैं। जो हिंदी की अपनी मूल ध्वनि है इन्हें दीर्घुण व्यंजन भी कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं भाई? ये महाप्राण कहलाते हैं अधिक प्रयत्न से, ठीक है। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। कम वायु से उच्चारित होने वाले व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है भाई? ये हमें बताना है। तो बोल के देख सकते हैं। मैंने क्या ट्रिक बताई थी? उपू, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग सारा। तो पै 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 है, बै भै मैं, तो ये रहा सी आंसर अपना ठीक रहेगा। पै बै भै वर्ग में ओष्ठ वर्ण है। दोनों ओष्ठों की सहायता से उच्चारित होने के कारण पै वर्ग के वर्ण ओष्ठ कहलाते हैं। इनके अंतर्गत पै फै बै भै मै वर्ण आते हैं देख। और कोई बच्चा ट्रिक याद नहीं कर सकता तो आप बोल के देख सकते हो, ठीक है। ये वर्ण बोलने से भी हमें पता चल जाएंगे, जैसे हम उच्चारण करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है? भाई सभी वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण मैंने कौन कौन से बताए थे? तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। 2 और 4 महाप्राण। तो इसमें महाप्राण देख लेते हैं। देखो भाई, पहला ध, ध तो चौथा होता है, नहीं है ये। एक से भी पता चल जाएगा हमें। जो घ है, छ, ये दूसरा होता है, ये भी नहीं है। ख, ये भी दूसरा होता है, तो कौन सा बच गया? क पहला होता है, च भी पहला होता है, त भी पहला होता है और त भी पहला होता है। भाई अपना भी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। दिए गए विकल्प में कचट तप वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। जिन व्यंजन के उच्चारण में कम प्राण वायु प्रयुक्त होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है बेटा, तथा अंतस्थ यह अल्पप्राण ही है। अगला क्वेश्चन है तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है इनमें से? ठीक है, तालव्य की मैंने क्या ट्रिक आपको बताई थी? इचु यशा नाम में तालव्य, या भी इचु यशा नाम वाले जितने भी शब्द है ये सभी तालव्य होंगे। तो ई कहाँ पे, कहीं पे दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है, ये रहा। च वर्ग,
च छ ज झ इया, च छ च दिख गया, ये रहा, और श, ये और श, ये नहीं है लेकिन श है, तो बी आंसर अपना ठीक रहेगा। तो ट्रिक इन्हीं क्वेश्चनों के लिए काम आती है, तो प्लीज आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, कहीं पे लिख लेना। बी आंसर ठीक है। तालव्य वर्णों का वर्ग श च ई है, अन्य वर्णों का विवरण असंगत है। तालव्य ई च छ ज झ इया और य और श होता है। महाप्राण व्यंजन होता है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। मैंने आपको बताया कई बार, तो पहला और नहीं सर दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा यहाँ ये रहा, डी आंसर में है। दूसरा और चौथा कहाँ पे है, डी में है। डी आंसर अपना ठीक रहेगा भाई, डी आंसर ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे ख, घ, झ और फ। अल्पप्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे क, ग, च और प। आगे है क्वेश्चन, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है। ठीक है, जो री स्वर है इसकी मात्रा का प्रयोग नीचे 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से कौन से में है। रात्रि में नहीं है, आरंभ में नहीं है, अमर में नहीं, सॉरी क्रिया में नहीं है, लेकिन मातृभूमि में है भाई, ये रहा। ठीक है, ते के नीचे लगा हुआ है री, तो री स्वर की मात्रा का प्रयोग मातृभूमि शब्द में है। री शब्द की मात्रा के प्रयोग से अन्य शब्द कृत्रिम, कृपाण, कृषि, कृतघ्न, मृग, श्रृंगार, नृप आदि बने हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है। ठीक है, तालव्य वर्ण बताना। फिर आ गया ना इचु यशा नाम है तालव्य, तो ये रहा। एक मिनट भाई, कहीं वही तो उल्टा नहीं आ गया क्वेश्चन, नहीं 47वां अब 48वां, ठीक है अलग है ये। तालव्य वर्ण कौन सा है, तो इचु यशा नाम है तालव्य, बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में है। ठीक है भाई, तो वे कौन से वर्ग में है, क्या बोला, इनमें जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी वर्ग कौन से हैं, तो कौन से है भाई वे, तो वे अगर स्वर है। अगर स्वर मैंने अभी आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, ई ए। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, कंठ ध्वनियां कौन से वर्ग में है, कंठ ध्वनियां। ठीक है, तो अकु है विसर्ग नाम कंठा, क है ग और है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है, बी आंसर ठीक है। कंठ ध्वनियां क ग है वर्ग में है, कंठ ध्वनियों से तात्पर्य गले से है, क वर्ग का उच्चारण गले से होता है, इसलिए इसे कंठ ध्वनियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो ये अंतस्थ ये लव होता है। ठीक है, देख लेते हैं इनमें से कौन सा है, ये है, डी आंसर ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। ई शब्द के उच्चारण में अभी आया था ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, तो अगर भाग। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का अगर भाग आवश्यक है, अतः ई को अगर स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगर स्वर ई ए, मध्य स्वर अ, ठीक है अकेला अ है, पश्च स्वर आ उ ओ औ। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, तो हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं, च है इचु यशा नाम है तालव्य। ठीक है, वह क्या है, वह क्या है भाई, मैंने पहले भी आपको बताया है, जो वह है वो क्या है, ये अर्ध स्वर नहीं भैया, तो इसमें तो ओष्ठ वगैरह दे रखे हैं। जो क है, तो भाई पहले च का आ इचु यशा नाम है, वह क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ होता ना वह, मैंने आपको बताया था दंतोष्ठ। और वैसे भी पैप है बै में द। ठीक है, कोमल तालव्य होता है। क्या होता है, दंत होता है, ये तो गलत है इसमें भाई, दंत नहीं होता, नहीं भाई गलत, मैंने ही गलत लिख दिया। क्या तो कोमल तालव्य होगा द,
दंत होगा। ठीक है, तो अपना भाई देखो 3 का ई आ गया, ठीक है, 4 का छोटा ई आ गया, ये ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। अगले देख लेते हैं, वर्ण और उच्चारण स्थान च तालव्य व ओष्ठ या दंतोष्ठ में आएगा। ठीक है, द दंत क कोमल तालव्य या कंठ है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। डी आंसर ठीक है अपना। प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ ध्वनिया उपू ने बताया था ना, उपू। ठीक है, उ छोटा उ बड़ा उ और प में मूर्धन्य ध्वनिया ऋतु रसानाम में मूर्धन्य। ठीक है, री ट वर्ग सारा और र उर्स है। तालव्य ध्वनिया इचु यशानाम है तालव्य, छोटा ई बड़ा ई च वर्ग सारा और ये उर्स है। दंत ध्वनिया तुलस, सॉरी दंत ध्वनिया था तुलिस था भाई, तुलसी था दंत, त थ द द न ल उर्स है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर जो इया है ये व्यंजन क्या है, जो इया है ये क्या है, तो क्या है ये भाई, च छ झ इया, तो क्या है ये तालव्य हो गया। ठीक है, इचु यशाना में तालव्य, ए वर्ण ए आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। उच्चारण की दृष्टि से इया तालव्य व्यंजन है, जैसे तालव्य व्यंजन च छ ज झ इया, कंठ है क ख ग घ ढ, मूर्धन्य ट ठ ड ढ न, ओष्ठ हो गया प फ भ भ। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। ठीक है, किस ध्वनि का सूचक नहीं है भाई हिंदी में अनुस्वार। ठीक है, पंचमा अक्षर जिनको कहते हैं, तो ड या ण ये नहीं है, ये तो क्या हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे। ठीक है, और यह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। हिंदी में पंचमा अक्षर ड या न म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जबकि यह और वह अर्धस्वर है, अतः यह अनुस्वार का सूचक नहीं है। ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। ठीक है, कौन सा कथन शुद्ध है भाई, ये तालव्य ध्वनियां है, नहीं, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां है ना भाई, ये मैंने आपको बताया भी था, ये उत्क्षिप्त ध्वनियां है और मूर्धन्य है ये। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ मध्य तथा अंत में सर्वत्र क्या गलत है भाई, दोनों महाप्राण ये भी गलत है, बी ओनली सही है ड और ढ के विषय में। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको क्या कहेंगे भाई, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, क्या उनको ध्वनि कहेंगे, प्रतिध्वनि कहेंगे, वाणी कहेंगे या स्वनिम कहेंगे। तो स्वनिम कहेंगे भाई हम, डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं, जबकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उच्चारण की दृष्टि से श स व्यंजन किस प्रकार के है, तो किस प्रकार के है भाई, ये अंतस्थ है, वर्तस्थ है, उष्म है, तालव्य है। तो क्या है ये, कमेंट में बता सकते हो क्या। ये उष्म है, मैंने कितनी बार आपको बताया, ये उच्चारण की दृष्टि से श व्यंजन उष्म व्यंजन है, जबकि यह रह अंतस्थ व्यंजन है, च छ ज इया तालव्य व्यंजन है। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, जो सही है क व्यंजन के विषय में ये हमें बताना है। क क्या है, अल्पप्राण भी है, बिल्कुल है भाई, अल्पप्राण पहला तीसरा और पांचवा होता है, क पहला ही है। ठीक है, अघोष अघोष भी बिल्कुल है, क्योंकि अघोष पहला और दूसरा होता है, क पहला है। सपर्शी तो है ही, क से लेके मैं तक जितने भी वर्ण है ये सपर्श व्यंजन है। कंठ ध्वनि भी बिल्कुल है, तो ए ही ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है। तो भाई सघोष ध्वनि इनमें से कौन सी है, सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा होता है। ठीक है भी होता है भाई। ठीक है, ये रले भी होते हैं और स्वर भी होते हैं सारे। तो देखो इसमें है ही आ गया सबसे पहले, है तो पहले है ही हो गया, और हमें देखने ही क्या है, क्योंकि है क्या है, सघोष ध्वनि होती है सघोष ध्वनि होती है। घोषनाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया झनकृत होती है वे सघोष या घोष ध्वनि कहलाती है। ठीक है, घोष वर्ण प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण यह लय और है होता है भाई। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, इनमें से भाई हिंदी जो
कोश है उसमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? अंकन, एकंठ, अंकन या? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले अनुस्वार आता है, तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो भाई, पहले अनुस्वार, फिर उसके बाद अनुनासिक, फिर ये आ गया पहले, फिर इसके बाद अनुस्वार, फिर अकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप क्या है? तो प्र वर्ग का स्वरूप क्या है? प और र नहीं, प र नहीं, पैर नहीं, ये है भी बी, क्योंकि प आधा और र पूरा, तब प्र बनेगा। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ण का स्वरूप प प्लस में र है। प्र में प आधा वर्ण और र पूरा वर्ण होता है। जिन वर्णों का उच्चारण पहले होता है वे अर्ध स्वर होते हैं, बाद के वर्ण क्या है? पूर्ण होते हैं। वे वर्णों में संधि हो जाने से, जो जब वर्णों में संधि होती है तो क्या होता है? नए वाक्य की रचना होती है। नहीं भाई, वर्णों में पूछा, नया स्वर बनता बिल्कुल नहीं, नया ध्वनि, नया वर्ण प्रयुक्त होता नहीं, नई ध्वनि बनती है बिल्कुल भाई। वर्णों में अगर संधि हो जाती है तो हमें नई ध्वनि मिलती है, नई ध्वनि बनती है। अगला क्वेश्चन है, स्वरों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, स्वरों का प्रयोग नहीं होता, कहाँ नहीं होता भाई स्वरों का प्रयोग? ये हमें बताना। दीर्घ में होता है, प्रयुक्त में होता है, हर्षों में होता है, लेकिन सपर्श में नहीं होता। सपर्श व्यंजन होते हैं। डी आंसर अपना ठीक रहेगा। सपर्श स्वरों का प्रकार नहीं है, इन्हें कदमा कद्योमा वसान सप्रशा कहा जाता, जबकि यह व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ, प्लुत स्वर, ये तीनों स्वर के प्रकार है। इसके विवरण इस प्रकार है। हर्षा स्वर कौन कौन से? मैंने अभी बताया था, 4 होते हैं। ए ई उ री। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ ई उ ए ओ औ। और प्लुत स्वर ओम। ठीक है, इसको बोला जाता है प्लुत स्वर में। और संस्कृत भाषा में ये ज्यादा प्रयुक्त होता है, हिंदी में इतना प्रयुक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार वास्तव में नासिक्य व्यंजन डैश का प्रतिनिधि है। जो अनुस्वार वास्तव में क्या है? जो नासिक्य व्यंजन है वो डैश का प्रतिनिधि है। इनमें से हमें बताना है। ठीक है, नासिक्य व्यंजन इनमें से कौन से हैं? ठीक है, देखो, ड इया न न म, ये तो बिल्कुल ठीक है। ड न म, ठीक है, जो सीधा लिखा वो है ड ड ड न म न, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, कभी भी अगर आपको यहाँ पे टेंशन आती है तो आप वर्ग को लिख लेना। वर्ग लिखते ही आप बिल्कुल सही करेंगे। वर्गीय व्यंजन जो होते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, कचट तप। ठीक है, फिर कै वर्ग, फिर च वर्ग, फिर टै वर्ग, फिर तै वर्ग, फिर कै वर्ग। ठीक है, और ये नासिक्य व्यंजन इनके लास्ट में आएंगे, तो आप ऐसे इसको पहचान सकते थे। आगे देखते हैं, संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों के संयोग से हुआ है? मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कै और जो श है इसके प्रयोग से हुआ है। सी आंसर ठीक है। श, कै, श, त्र, तै और र, ज्ञ, ज, ओणिया, श, स और र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी है? अघोष और अल्प प्राण ध्वनियां पूछिए भाई। अघोष पहली और दूसरा होता है, अघोष पहला दूसरा, अल्पप्राण पहला तीसरा और पांचवा होता है भाई। ठीक है, तो इसमें देखो, पहला इसमें से नहीं है, ये दूसरा है। जो ज है ये तीसरा है, चलो ये तो एक बार मान ले, लेकिन ये अघोष नहीं हो सकता। जो झ है ये चौथा है, इनमें से कोई सा नहीं। तो त पहला है, दोनों में है। त कौन सा? ते भी पहला ही है, दोनों में ही है, क और त। डी आंसर ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो किस भेद के अंतर्गत आते हैं भाई? जो क ग घ घ, ठीक है, संघर्षी व्यंजन है? नहीं। प्रकंपित है? नहीं। पार्श्विक है? नहीं। ये क्या है? सपर्श व्यंजन है। क ख ग क से लेके और मैं तक क्या है? सभी सपर्श व्यंजन होते हैं। प्रयत्न के आधार पर क ग घ सपर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सपर्श व्यंजन क से मैं तक होते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जबकि संघर्षी व्यंजन स है, लुंठित व्यंजन र है और पार्श्विक व्यंजन ल आता है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद सही है? किसके आधार पर भी? प्रयत्न के आधार पर पूछे हैं।
ठीक है, इनमें से जो व्यंजन है इनके कौन से भेद सही है? सपर संघर्षी, सपर संघर्षी, नाविक, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन, सम सप्रवाह। तो देखते हैं इनमें से कौन सा बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। कहना तो नहीं है। तो देखो पहले तो आएगा सपरसी, सब में दे रखा है। दूसरा आएगा संघर्षी, संघर्षी यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है। फिर आएगा सपर संघर्षी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है भाई। फिर आएगा नासिके, नासिके यहाँ नहीं है, कट गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर आएगा पार्श्विक, ये भी रे भी, ये भी रहा। फिर आएगा उत्क्षिप्त भाई, उत्क्षिप्त यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर आएगा प्रकंपित, ये रहा, ये रहा। फिर आएगा संघर्षी। तो देखो भाई डी आंसर अपना ठीक रहेगा। ठीक है, तो भाई इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। देखो डी ये रहा, पहले सपर्स, फिर संघर्षी, फिर सपर संघर्षी, फिर नासिकीय, फिर पार्श्विक, फिर उत्क्षिप्त, ठीक है, फिर प्रकंपित, फिर संघर्षहीन, प्रवाह, सप्रवाह। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, डी आंसर ठीक रहेगा, क्योंकि किसी में उद्दीप्त है, किसी में प्रकंपित है। ठीक है, तो हमें अच्छी प्रकार से ये देखना है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। पहला लेसन अपना कंप्लीट हो गया है वर्ण और वर्णमाला से। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और आपको संडे के, हर एक संडे को आपको हिंदी व्याकरण की क्लास मिल जाएगी भाई। ठीक है, संडे को ही मिलेगी आपको हिंदी व्याकरण की क्लास। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और जो भी बच्चा पीडीएफ चाहता है वो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, वहां पे पीडीएफ ये आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, और क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।